से बच्चे को टॉवल से कवर करते हैं तो कौन सा हीट लॉस नहीं होगा। अगर बच्चे को टॉवल से हमने कवर कर रखा है, प्री वार्म्ड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर बच्चे को टॉवल से हमने लपेटा है तो कौन सा हीट लॉस नहीं होगा। आंसर है कन्वेक्शन। कौन सा आंसर है? कन्वेक्शन। क्वेश्चन चेंज हो जाता है वर्ड के चेंज होते ही। गर्म कपड़े में नहीं लपेटोगे तो कंडक्शन हो जाएगा, और अगर टॉवल में लपेट रहे हो तो क्या नहीं होगा? कन्वेक्शन नहीं होगा। फर्क है दोनों में, ठीक है बच्चे। तो कन्वेक्शन टॉवल में लपेटने से नहीं होता और गर्म टॉवल में लपेटने से कंडक्शन नहीं होता। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है बिल्कुल। जगदीप तनवा, दैट इज नॉट कंडक्शन, दैट इज द कन्वेक्शन। बजरंग एकदम सही, जगदीश एकदम सही। तो दैट इज द कंडीशन इज कन्वेक्शन। आई होप सो इतना क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है बच्चे, गुड। नेक्स्ट आपने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ये जो चल रहा है ये ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है, बच्चे को सुखाया जा रहा है टॉवल से। इससे बच्चे की जो नमी है बॉडी की सरफेस से वो हट जाती है, और हटने के बाद वो बच्चा फिर एवेपोरेशन से हीट लॉस नहीं करता है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि बच्चे को इमीडिएट ड्राई कर देना और प्री वार्म टॉवल में इसको रैप कर देना, क्योंकि मनीष गनगोनिया, मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा, रुक जाओ अभी। सो इन दैट कंडीशन, एक बार फिर से बता तो दिया बच्चे। अगर आप देखो, मैं अभी हीट लॉस के सारे तरीके बता दूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। ये तो वर्ड आया इसलिए समझा रहा था, हीट लॉस में पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है, डोंट वरी। तो आपने कहा इन दैट, अगर बच्चे को, कुलदीप गुजर, अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो भी आप डाउन पे रखेंगे, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो भी रखेंगे। ये कैसा क्वेश्चन है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये तो नॉर्मल बच्चे की केयर चल रही है बच्चे। प्रॉब्लम होगी तो मैं हटा ही दूंगा, प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूंगा ना, ठीक है बेटा। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, ड्राइंग करना बड़ा जरूरी है, उसके बाद भी प्री वार्म टॉवल में ही लपेटना। और मेरी बात सुनो ढंग से, जिस कपड़े से ड्राई किया है उसी कपड़े में मत लपेटना। You should use the different towel for the wrapping the child rather than the previously towel which used in drying of the child. दोबारा सुनो, जिस टॉवल से तुमने बच्चे को सुखाया है वो टॉवल ऑलरेडी गीला हो चुका है, इसलिए उसी टॉवल में वापस से मत लपेट देना, नहीं तो हीट लॉस हो जाएगा। डिफरेंट टॉवल यूज करना बच्चे के लिए जिसमें कि आपको हीट लॉस के चांस मिनिमाइज हो जाए। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट कंडीशन आपने कहा वाइप बोथ आईज विद स्टेराइल स्वैब। अगर बच्चे की आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ऑइंटमेंट, जेंट जो भी है, इरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन डालने की कोई जरूरत आपको है नहीं। अगर बच्चा नॉर्मल है तो फिर आप क्या करोगे, आप बच्चे की आंखों को, दोनों आंखों को दो अलग अलग स्टेराइल स्वैब से क्लीन करोगे, वाइप आउट। वाइप आउट जो है, आपने कहा कि सपोज करो ये जो आईज है इसमें जो यहां होता है दैट इज द इनर कैंथस, और जो यहां की तरफ होता है दैट इज द आउटर कैंथस। तो हमेशा याद रखना, आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए क्लीन करने की, किसको, आईज को, दैट शुड बी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जब भी आप साफ करो आंखों को, इस बात को याद रखना कि इन दैट कंडीशन इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ करते हैं आंखों को साफ। आजकल क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मैं आपको, पूजा शर्मा क्लास 5 मिनट में कैसे रिवाइज होगी बच्चे? चलो ठीक है, चलो कोई ना। सो इन दैट कंडीशन ऑलवेज क्लीन दैट इनर टू आउट। आजकल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, गोली मारो उसको। आजकल तुम क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं वो बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है, बुक्स के अकॉर्डिंग है और डब्ल्यूएचओ को एक्सेप्टेड है। क्योंकि तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल में क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो इसका कोई भी औचित्य नहीं है। तुम कुछ भी करो, तुम बच्चे को पैदा होते डस्टबिन में डाल दो तो भी तुम्हारी हेडेक है, हमारे यहाँ से डाल देते हैं, एक बार रिवाज है, ऐसे नहीं होता ना। आपके यहाँ क्या होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का होता है कि नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक्सेप्टेड क्या है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो वो छोड़ो कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमने ऐसा देखा है, तुम तो बहुत कुछ देख चुके हो, सारा थोड़ी पढ़ना है।
तुमने तो लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सारा थोड़ी बताऊंगा कि तुमने क्या क्या देखा है। तुम्हारी आंखें से तुम बहुत कुछ देख चुके हो, ठीक है बच्चे, तो वो छोड़ो कि तुमने क्या देखा है। गुड। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि इनर कैंथस टू आइंटर, जो इनर से इनर को हम चाहें तो मीडियल कैंथस भी कुछ लोग बोलते हैं, मीडियल, और आउटर को लेटरल कैंथस भी। तो आप देख लेना ऑप्शन में क्या कह रहा है, मीडियल टू लेटरल है या इनर टू आउटर। समझ आ रहा है सर? इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये सब जो चीजें हैं वो याद रखना, वाइप आउट करना, और वो भी स्टेराइल स्वैब से, और एक स्ट्रोक में एक आंख के लिए एक स्वैब लिया जाता है। यूज डिफरेंट स्वैब फॉर बोथ आईज, दोनों आंखों के लिए आप अलग अलग स्वैब को यूज करना। आई होप सो समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा नेक्स्ट है, ये जो तरीका दिखाई दे रहा है आपको क्लीन करने का, दैट इज द क्लीनिंग ऑफ आई, वाइप आउट कहते हैं। और इसमें भी देखो जो डायरेक्शन खिंच के आ रही है बच्चे, वो डायरेक्शन आ रही है इनर टू आउटर। इसका जो स्ट्रोक है हाथ का वो इनर टू आउटर जा रहा है, यानी मीडियल लेटरल, मीडियल से लेटरल की तरफ जा रहा है। आई होप सो इतना समझ में आ रहा है। क्लियर बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने देखा कि ये जो स्ट्रोकिंग है क्या है, इनर टू आउटर है। बच्चे की आंख को साफ करने का जो तरीका है वो इनर टू आउटर होता है। क्लियर बच्चों? सो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट है चेक अपगार स्कोर। चेक अपगार स्कोर 5 स्टार है एग्जाम के लिए। आज के लेक्चर से 8 से 10 क्वेश्चन आप CHO एग्जाम में देख लेना। आज के क्लास से टाइम लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, संडे क्लास हुई थी, इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे 100% CHO एग्जाम में। तो आपकी अटेंशन कितना जरूरी है आपके लिए, ये आपको एग्जाम में पता चलेगा। जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो मजे लेने के लिए है उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तुम भी जानते हो। वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ वहाँ घूम के, कभी यहाँ घूम लिए, कभी दूसरी के ऑनलाइन चले गए, वो सिर्फ अपना मजे लेने के लिए आते हैं, उनका कोई इशू नहीं। आप अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, और जिन्हें चैट में नहीं पढ़ना वो चैट पढ़ो ही मत, खाली अपने क्वेश्चन बस अपनी ईयरफोन लगाओ और लेक्चर सुनो। ठीक है बेटा? तो आपने कहा अपगार स्कोर के बारे में बताइए। अपगार स्कोर के बारे में सबसे पहले वर्जीनिया अपगार, किसने दिया अपगार स्कोर? वर्जीनिया अपगार 1952 में। किसमें दिया? 1952 में। चलिए बच्चे, अपगार स्कोर को 1 मिनट, 5 मिनट पर चेक करते हैं। अब चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स पर भी चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर स्टार्ट कहां से होगा? 1 मिनट एंड 5 मिनट, 1 मिनट और 5। 0 मिनट पर कभी भी चेक नहीं होता अपगार स्कोर। अपगार स्कोर ऑलवेज चेक एट द 1 मिनट एंड 5 मिनट। क्लियर बच्चे? गुड। अब देखो 1 मिनट का स्कोर, 1 मिनट का स्कोर अगर पुअर आ रहा है, मेरी बात सुन लेना जो मैं बता रहा हूं, अगर 1 मिनट का स्कोर पुअर आ रहा है, नो नीड टू वरी, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड स्टार्ट द केयर ऑफ चाइल्ड एंड अगेन चेक एट 5 मिनट। और अगर ये इंप्रूव हो गया, नो नीड टू वरी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर अगर ये इंप्रूव नहीं होता है, देन यू हैव टू वरी, फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। तो 1 मिनट पर अपगार स्कोर का कम आना ये नहीं बता सकता कि बच्चे के सर्वाइवल के चांस कम हैं। हम सर्वाइवल रेट को देखते हैं 5 मिनट के अपगार के बाद। पहले मिनट के अपगार के बाद आप हाथ खड़े नहीं कर सकते कि ये तो नहीं बचे, इसको CPR दो। अभी आप 5 मिनट वाला पीरियड एक बार देके देखो, 5 मिनट में भी अपगार स्कोर पुअर आएगा, देन द सर्वाइवल रेट ऑफ चांस इज वेरी पुअर।
समझ आ रहा है? तो 1 मिनट वाला उतना ज्यादा नहीं होता, सही फास्ट वीडियो दैट इज बेस्ट। सब बच्चे ने सही कहा है, 5 मिनट वाला जो बताता है वो ज्यादा एक्यूरेसी बताता है अबगर स्कोर कंपेयर टू 1 मिनट वाला, क्योंकि बच्चे को तुरंत बाहर आते ही टाइम लगता है एडेप्टेशन होने में आउटर एटमॉस्फेयर में। तो हो सकता है 1 मिनट वाला पुअर आ जाए और 5 वाला भी पुअर आए, दैट इज द बेड। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। आपने कहा ठीक है सर। अब ये जो अबगार स्कोर है इसमें टोटल कितने पैरामीटर हैं? आंसर है 5 पैरामीटर। अबगार स्कोर में टोटल 5 पैरामीटर हैं। आपने कहा 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? ए पी जी ए आर अबगार स्कोर। ए फॉर, जैसे इसने बताया पहले वो बता देता हूं, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेस, ए फॉर एक्टिविटी, आर फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी रिफ्लेक्स। ठीक है बच्चे, तो ये जो चीजें हैं आप जो चेक कर रहे हो रेस्पिरेशन में, रिफ्लेक्स में, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले पल्स रेट, रेस्पिरेशन, मसल स्टोन, रिफ्लेक्स और दैट इज द स्किन कलर। देखो अपगार स्कोर को ऐसे पढ़ना, प्रेगा। अगर आप अपगार स्कोर को प्रेगा जैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? प्रेगा जैसे पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा रेस्पिरेशन, तो दैट कंडीशन इज प्रेगा। आपने कहा जो प्रेगा है, ये जो प्रेगा है वो आप समझो प्रेगा सीक्वेंस है, प्रेगा सीक्वेंस है अपगार स्कोर चेक करने का। अगर आप अपगार को अपगार पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अपगार को प्रेगा की तरह पढ़ना, PRAGA, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अपगार स्कोर में हम क्या चेक करते हैं? आंसर है पल्स रेट। सबसे पहले क्या चेक करनी होती है? पल्स रेट। क्लियर बच्चे? तो पल्स रेट जो है, पल्स रेट जो है उसमें सबसे पहले आप 3 कैटेगरी हैं, 0, 1 एंड 2। पुअर, एवरेज, गुड। पुअर, एवरेज, गुड। पुअर के लिए 0, एवरेज के लिए 1 और गुड के लिए 2। आपने कहा कि अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो 0, अगर 100 से कम है दैट इज ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब है आप 1 दोगे, और अगर 100 से ज्यादा है तो आप कितना देने वाले हो? 2 मार्क्स। तो आपने कहा सर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 120 से 160 बीट्स पर मिनट। क्लियर बच्चे? तो अपगार स्कोर में इन दैट कंडीशन आपने कहा अगला हम क्या देखते हैं? हम रेस्पिरेशन एफर्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन रेट नहीं देखते। मैं फिर बता रहा हूं, रेस्पिरेशन का क्या चेक जाता है? एफर्ट देखा जाता है। अपगार स्कोर में रेस्पिरेशन रेट चेक नहीं होती है। तो क्या चेक होता है? एफर्ट चेक होता है। कि एफर्ट देखना है तो बच्चे का रोना देखना, जो जितना अच्छा रोएगा उसके लंग्स उतना काम करेंगे, उसका रेस्पिरेशन उतना ठीक होगा। तो आपको बच्चे में ये देखना है कि बच्चा रो कैसा रहा है। तो आपने कहा कि रो ही नहीं रहा सर तो 0 है। अगर कम रो रहा है और वीक क्राई है तो 1 है, और अच्छे से तेज तेज रो रहा है तो 2 है। रोना ही रेस्पिरेशन है। हम इसमें अलग से रेस्पिरेशन रेट को चेक नहीं करते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? देन कंडीशन इज मसल स्टोन या एक्टिविटी। आप भी जानते हो कि बच्चे को एट बर्थ जो है, जब पैदा होता है तो फ्लेक्शन मेंटेन करना चाहिए था, और फ्लेक्शन मेंटेन करने के लिए मसल स्टोन अच्छी होनी चाहिए थी। तो अगर बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही बच्चे के हाथ पैर स्ट्रेट हैं, यानी फ्लेक्शन नहीं है, फ्लैसिड यानी लाइक पैरालिसिस है, लिंप है, तो आप इसे 0 मार्क्स दोगे। फ्लेक्शन है पर अधूरा फ्लेक्शन है, कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं है, मिनिमम फ्लेक्शन है तो 1 दोगे, और अच्छे से फ्लेक्शन है तो आप इसको 2 मार्क्स दोगे। देखो बच्चे जी, हाथ ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, दैट इज द लंप। अगर हाथ में फ्लेक्शन ऐसे है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, दैट इज द 1, और पूरा फ्लेक्शन है, दैट इज द 2 मार्क्स।
तो ये जो फ्लेक्शन है इसको देखकर आप मार्क दे सकते हो। फ्लेक्शन बताता है मसल टोन को, क्लियर है, और मसल टोन क्या बताती है, एक्टिविटी को। आई होप सो इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बच्चे। इन दैट कंडीशन अगला हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स यानी ग्रीमेज। ग्रीमेज होता है मुंह बनाना, कि अगर आप बच्चे के नाक में कोई भी कैथेटर डाल रहे हो तो बच्चे को इरिटेशन होना चाहिए। इरिटेशन होगा क्योंकि रिफ्लेक्स आएंगे। अगर आपने बच्चे के नोज में कोई ट्यूब या कैथेटर इंसर्ट किया, उसके बाद बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया, आप डाल दे जा रहे हो और बच्चा आराम से लेटा हुआ है, आप इसको 0 मार्क्स दो, क्योंकि ये बच्चा रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है। अगर उस ट्यूब को डालने के बाद बच्चा मिनिमम रेस्पॉन्स कर रहा है तो आप इसको 1 मार्क्स देंगे, और अच्छा से रेस्पॉन्स कर रहा है तो आप इसको 2 मार्क्स देंगे। ये है बच्चे क्या, ग्रीमेज, क्लियर है, यानी कि रिफ्लेक्स। और लास्ट है स्किन कलर। अपगार स्कोर में जिसको सबसे पहले रखा गया था, एक्चुअल में उसको सबसे लास्ट में चेक करते हैं। क्या, स्किन का कलर। आप भी जानते हो नॉर्मल स्किन का कलर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पिंक, रेड नहीं। रेड होना इज प्रीटर्म बेबी, रेड होना प्रीटर्म बेबी का साइन है, पिंक होना चाहिए। पिंक कलर आप जानते हो, और आपके लिए रेड और पिंक तो एक जैसा ही है। बाकी लड़कियां जानती हैं रेड में क्या फर्क है और पिंक में क्या फर्क है, वो तो पिंक में भी 5-6 वैरायटी जानती हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, इसलिए आप स्किन कलर को बड़े अच्छे से देखना। अगर पूरी बॉडी साइनोसिस ब्लू है, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज दोनों ही ब्लू हैं, तो आप इसको 0 मार्क्स दो, चलिए बच्चे। अगर ट्रंक पिंक है पर एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, दैट इज द 1 मार्क्स। इसे कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या कहते हैं इसको, एक्रोसाइनोसिस। ये नॉर्मल होता है फर्स्ट सम आवर्स ऑफ लाइफ, लगभग 12 से 24 घंटे तक ये नॉर्मल होता है। एक्रोसाइनोसिस घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे की बॉडी पिंक और हाथ पे नीले आ रहे हैं तो उसको 1 मार्क्स देना, और अगर पूरी बॉडी पिंक आ रही है तो आप इसको 2 मार्क्स देना। समझ में आ रहा है, तो एक्रोसाइनोसिस जो है वो है क्वाइट नॉर्मल इन फर्स्ट आवर्स ऑफ लाइफ। जीवन के कुछ शुरुआती घंटों में एक्रोसाइनोसिस को नॉर्मल माना जाता है। आई होप सो इतना समझ में आ चुका होगा आपको, क्लियर बच्चे। तो ये जो कंडीशन है, ये आपको एक बात समझ में लेना है कि दैट इज द ट्रंक। अगर पिंक है, हाथ पैर नीले हैं, तो एक्रोसाइनोसिस है, 1 मार्क्स देंगे जो नॉर्मल होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं अपगार स्कोर की स्कोरिंग के बारे में। तो अगर मैं आपसे स्कोरिंग के बारे में बात करूं कि स्कोरिंग कैसे करते हैं अपगार स्कोर की, तो आप समझो सबसे पहले 7 to 10 दैट इज द नॉर्मल, क्लियर है। और इसमें आपको क्या देना है, ओनली रूटीन केयर। आपको रूटीन केयर प्रोवाइड करनी, जैसे कि बच्चे को ड्राई करना है, सक्शन करना है, अम्बलिकल कोड काटना है, और बच्चे को रैप करना है प्री वार्म टॉवल में, जो हर बच्चे के साथ होता है, दैट इज द नॉर्मल, क्लियर। अगर बच्चे का स्कोर 4 to 6 आ रहा है, दैट इज मॉडरेट कंडीशन। 5 स्टार बना लेना इस पॉइंट को। स्टार्ट ऑक्सीजन, स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, यानी इस बच्चे को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर बच्चे का स्कोर 0 to 3 आ रहा है, इसका मतलब है दैट द नीड रिसेसिटेशन, सीपीआर, चलिए बच्चे। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि 4 to 6 सीपीआर, चलिए बच्चे। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि 4 to 6 है, तो दैट इज द मॉडरेट कंडीशन है, दैट इज द सीवियर कंडीशन है। और आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था सफदरगंज में एग्जाम में। उन्हें पूछा था कि अगर बच्चे का स्कोर मॉडरेट बता रहा है डेफिशिएंट के साथ, तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आंसर है स्टार्ट ऑक्सीजन। क्या है,
आंसर है स्टार्ट ऑक्सीजन। कुछ बच्चे 8 से 10 बता रहे हैं, देखो दैट इज द चेंज, 8 से 10 वाला नहीं है, दैट इज द 7 to 10। अभी जो लेटेस्ट है वो यही है कि 7 to 10 ही हम कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल। मैं भी जानता हूँ 8 से 10 को नॉर्मल था पहले और अभी भी है, पर सम बुक्स आर, और जो न्यू है गाइडलाइन राजस्थान के हिसाब से आपको इसमें 7 to 10। चलिए बच्चे, तो ये आप याद रखना कि हमें क्या बताना है। तो अगर एपिनेफ्रिन बच्चे तब देते हैं जब सीपीआर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर डिस्कसिंग ऑफ द विच वन, अपगार स्कोर। मैं फिर कह चुका हूं, अपगार स्कोर को चेक करने का तरीका है प्रेगा। क्या है बच्चे? प्रेगा। क्लियर? आपने कहा क्वेश्चन है एग्जाम, आप बताओ जरा, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर में सबसे पहले प्राइमरी क्या चेक करते हैं? आंसर बताओ। सबसे पहले प्राइमरी आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले प्राइमरी हम चेक कर रहे हैं, उसका आंसर क्या है बच्चे? राहुल कुमार मोयल 8, मैं बताता रहा हूँ 8 बताया था, अभी मैं कह रहा हूँ 7 to 10 है, आप इसको याद रखो, ठीक है बच्चे। ओके, सबसे पहले क्या चेक किया आपने? सबसे पहले हमने चेक किया है क्या? आंसर है हार्ट रेट। अगर आपसे वो सीक्वेंस नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को गलत आंसर दे देते, इसलिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? हार्ट रेट। क्लियर है? अगर ये अपगार में पूछे तो ही हार्ट रेट है, अपगार में तो आंसर हार्ट रेट है। और अगर नॉर्मल पूछे, नॉर्मल असेसमेंट पूछे कि सबसे पहले क्या चेक करते हैं बच्चे में, तो अब आंसर देना रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रेस्पिरेशन चेक करते हैं, किसमें? नॉर्मल असेसमेंट ऑफ बच्चे का, पर ओनली इन अपगार स्कोर, सिर्फ अपगार स्कोर में आप इसको हार्ट रेट आंसर टिक करना। क्लियर बच्चे? ओनली इन अपगार स्कोर। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर नॉर्मल असेसमेंट पूछे तो आप रेस्पिरेशन चेक टिक करना, और अपगार स्कोर में सबसे पहले क्या चेक करते हैं ये पूछे तो आप क्या टिक करना? हार्ट रेट को टिक करना। हाँ या ना बच्चे? तो ये जो कंडीशन है वो आप याद रखना, ठीक है। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। आप भी जानते हो कि आपको माँ को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना होता है। तो कोई पूछे कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। आप एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल जो है वो हम जो चेक कर रहे हैं वो क्या, तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके माँ को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोई टाइम पूछे तो विद इन 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स माँ को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए बच्चे, अब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, क्या एडवांटेज है, ये सारी बातें आप माँ को और उनके फैमिली वालों को समझा दीजिए कि व्हाट इज द एडवांटेज। जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं किसके, या तो बेबी के लिए हैं और या मदर के लिए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर 7 स्कोर आ रहा है तो बच्चे मॉडरेट वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा एडवांटेज, क्यों क्या है एडवांटेज में जो है बेबी के लिए आपको क्या करना है? एडवांटेज दोनों के लिए है, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के एडवांटेज आप उनको बता देना। ये है कब? विद इन 30 मिनट व्हेन द चाइल्ड इज बर्थ बाय नॉर्मल लेबर। जब भी बच्चे का जन्म नॉर्मल लेबर से होता है, सामान्य डिलीवरी से होता है, उस समय विद इन 30 मिनट बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपने कहा ठीक है सर। अब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का चेक कैसे करना है, क्या करना है, क्या फायदे हैं, सब मैं आपको बता चुका हूं। और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए, तो अप टू 2 इयर्स। ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक करानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल तक ओनली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम 2 ईयर है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं है। मैं कल भी बताया था आपको, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम अप टू 6 मंथ है। क्लियर बच्चे?
तो ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, एडवांटेज बताना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है, एनकरेज करना है माँ और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे। कामयानी वीरबल, LACS में नई गाइडलाइन जो है वो 1.5 घंटे की है, ठीक है बच्चे, और जो पुरानी गाइडलाइन है वो 3 से 4 घंटे की है। तो आप ऑप्शन देख लेना कि क्या कह रहा है, ठीक है बच्चे। एक न्यूबॉर्न बेबी हार्ट रेट 120, लस्टी क्राई, एक्रोसाइनोसिस एंड मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। अब इतना बड़ा मैं पूरा बच्चे कैलकुलेट करके क्या बताऊंगा तेरे को बेटा। हार्ट रेट नॉर्मल है 2 हो गए, लस्टी क्राई है 2 हो गया, एक्रोसाइनोसिस 1 हो गया, मिनी फ्लेक्शन 1 हो गया। अब इसमें 8 होना चाहिए ना, क्योंकि इसने 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट तो मिसिंग है ना, तो उस पॉइंट को नॉर्मल मानो, और उस पॉइंट को नॉर्मल मानोगे जब तक नहीं कुछ कर रहा है तो 8 स्कोर होगा, ठीक है राहुल। ओके चलो, सो इन दैट कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग चेक कर लें, उसके बाद प्लेस द आइडेंटिफाई बैंड ऑन बेबी। आप अच्छे से जानते हैं हॉस्पिटलों में बच्चे बदल जाते हैं, और बच्चे बदलना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग पॉलिसी होती हैं, सबके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, पर सब पहचान को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज, हम क्या करें कि उस बच्चे का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो पाए। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट में तो फुटप्रिंट लेते हैं बच्चे का, ठीक है बच्चे, क्या लेते हैं, फुटप्रिंट, ठीक है, प्लस मदर का थंब प्रिंट। बच्चे का क्या लेंगे, चाइल्ड का तो लेते हैं फुटप्रिंट, और उसी सीट पर बच्चे का माँ का थंब प्रिंट लेते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस बच्चे, इस माँ का ये बच्चा है। क्लियर है। अगर प्राइवेट होते हैं तो उनमें बैंड आते हैं, ठीक है बच्चे, वहां फिर बैंड यूज करते हैं। अब जो बैंड है वो आप रिस्ट में भी बांध सकते हो, रिस्ट और लेग, पैर में भी बांध सकते हो, ठीक है। अब ये कलर कोडिंग के साथ भी आते हैं, कलर कोडिंग, लड़का हुआ है तो ब्लू बैंड आएगा, लड़की हुई है तो पिंक बैंड आएगा, वो डिपेंड करता है, हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है, पहचान करना सुनिश्चित करना जरूरी है, क्या बच्चे। इन दैट कन सुखी रिवर, आजकल प्राइवेट में भी ऐसे ही होता है सर, सुखी जहाँ तुम काम करती हो वहाँ ऐसा होता होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि सबका अलग अलग स्टार्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, हर हॉस्पिटल का अलग प्रोटोकॉल है आइडेंटिफिकेशन का, क्लियर। तो आपने कहा कि इन दैट कंडीशन, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो पैर में जो दिखाई दे रहा है बैंड, और सेम बैंड जो है वो माँ की रिस्ट में होता है, और आप सेम बैंड को बच्चे के पैर में भी बांध सकते हो, तो ये पता चलेगा इस माँ का ये बच्चा है, क्लियर। NABH, सुखी परिवार, जानते हो बेटा NABH क्या होता है, कौन से NABH में, फोर्टिस NABH नहीं है क्या सुखी मैडम, या भाई जो भी है, फोर्टिस जो है वो NABH है या नहीं है, वहां तो नहीं होता फुटप्रिंट, चलो छोड़ो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज गिव विटामिन के। बच्चे को पैदा होते ही विटामिन के दिया जाता है, क्या देते हैं बच्चे को, विटामिन के देते हैं। इन विटामिन के जो आपको लग रहा है वो IM जाएगा, बच्चे की थाइस पे लगाते हैं, जगह आपको पता ही है, वेस्टस लेटर्स में लगाते हैं, क्लियर है। अगर बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ है तो 0.5 mg देते हैं, और बच्चा टर्म पैदा हुआ है तो 1 mg देते हैं, क्लियर है। आप इसे क्यों दे रहे हो विटामिन के को, कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम को, ब्लीडिंग के जो चांस हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए देते हैं। विटामिन के जो दिया जा रहा है वो दैट इज द, क्या देते हैं, दैट इज द मिनिमम, जो मिनिमाइज चांस करने के लिए देते हैं ब्लीडिंग को, किसको, विटामिन के को, किसको देते हैं, विटामिन के, क्लियर बच्चे। तो जो विटामिन के हैं वो हम प्री टर्म बच्चे में 0.5 mg दे रहे हैं, और जो टर्म बच्चा है उसमें 1 mg देते हैं, क्लियर बच्चे। सो इन दैट कंडीशन
इन दैट कंडीशन विटामिन के देना है इंजेक्शन में, आईएम लगेगा, थाइस पे लगेगा, और माँ को बता देना ये क्या है, क्योंकि माँ उसको वैक्सीन समझ रही थी। तो माँ को बता देना वैक्सीन नहीं है, विटामिन के लगा रहे हैं, वेस्टस लेक्टस में लगा रहे हैं, डोज इतना है, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं पूछो तो ये भी बता देना क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लग गया क्या बच्चे, विटामिन के। अब बच्चे का वेट करते हैं और बच्चे के वेट को रिकॉर्ड भी करते हैं। क्लियर है बच्चे, बच्चे का वेट करते हैं। और मैंने वेट करने के बारे में सब कुछ मेरी लास्ट क्लास के अंदर बताया था, जब मैंने आपको आरवीएस के पढ़ाया था कि कैसे बच्चे को वेट लेना है, किस मशीन पर बच्चे का वेट लेना है, और उस मशीन पर बच्चे का वेट लेते समय क्या रखना है, उसको नीचे बच्चे को सरफेस के कांटेक्ट में मत रखने देना। जो नॉर्मल बच्चे का बर्थ वेट है, जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो 2.5 kg से कम, ज्यादा या बराबर हो सकता है, ठीक है। 2.5 kg से नॉर्मल हो सकता है। अब लेस देन 2.5 kg जो होता है वो लो बर्थ वेट होता है। चलिए बच्चे, तो वो जो लो बर्थ वेट होता है, अगर लो बर्थ वेट होता है तो वो लेस देन 2.5 kg होता है। इसमें भी फिर आप देखो वेरी लो बर्थ वेट होगा वो होगा लेस देन 1.5 kg, और जो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट होगा वो होगा लेस देन 1 kg। क्लियर बच्चे, तो ये जो कैटेगरी है आप इनको याद रखना। कोई पूछे सर एवरेज कितना होता है बच्चे का बर्थ वेट इन इंडिया, तो एवरेज 2.8 kg माना जाता है इंडिया में। एवरेज बच्चों का इंडिया में बर्थ वेट 2.8 kg होता है। और वो जो होता है फर्स्ट वीक में आप होता है उसमें 10% वेट लॉस होता है। क्लियर है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल कितना होता है, वेरी लो बर्थ वेट क्या होता है, लो बर्थ वेट क्या होता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट क्या होता है, और एवरेज बर्थ वेट कितना होता है इंडिया में बच्चों का। सो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द वीनिंग ऑफ बेबी एंड रिकॉर्ड द डाटा। जो भी आप वेट करो बच्चे की रिकॉर्ड कर लेना उस डाटा। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। रघुराम चौधरी वर्ड में, अच्छा वर्ड की घुमा है बेटा वर्ड। चेक ऑफ एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। चेक, देखो एक बात सुन लो, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी लगभग 4 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो, सुनो मेरी बात एक बात। देखो बच्चे, ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ज्ञानी बनोगे अगले 10 साल सिलेक्शन नहीं होना तुम्हारा। कड़वा है पर यही सच है, ठीक है। ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, वैसा हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा वैसा नहीं होता नर्सिंग में। बहुत सिंपल सा है, जो होता है वही होता है और वही होगा। समझ आ रहा है ना। तो ज़्यादा ट्राई मत करो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत आसान है ओवर स्मार्ट बनना और दिखना भी, ठीक है बच्चे। तर वैसा हो जाए तो क्या आंसर होगा, ऐसा हो जाए तो क्या आंसर होगा, ऐसा वैसा करके नॉट सर्टन हो गया तेरा, नहीं हुआ ना नॉट सर्ट में, CHO से भी बाहर जाएगा। तो बेटर है ऐसा वैसा छोड़ो, और जो मिल रहा है बहुत ज़्यादा एनफ मिल रहा है, फोकस करो। और ग्रुप में यहाँ एक कमेंट बॉक्स में स्मार्टनेस दिखाने से, इंप्रेस करने से कुछ नहीं होगा दूसरों को। समझ में आया क्या नहीं? हाँ, तो बस वही है। अभी ऑफलाइन होते तो मैं अच्छे से समझा देता, पर ऑनलाइन में ज़्यादा बेटर समझा नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो इसलिए कोशिश ये करो कि सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो यहीं हर साल ऑनलाइन लोगे 10 साल तक। ओके, इन दैट कंडीशन आपने कहा अब कंजेनाइटल जो माल फॉर्मेशन है, उस कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि जो भी ग्रॉस एनोमलीज होती हैं, क्या होती हैं, ग्रॉस एनोमलीज होती हैं, वो ग्रॉस एनोमलीज बहुत आराम से दिख जाती हैं। यानी जैसे कि हाइड्रोसेफेलस है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, क्लियर है। तो ये सब जो चीजें हैं बहुत आसानी से दिख जाती हैं,
आपको कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज अगर दिख रही है, आप उस कंजेनाइटल एनोमलीज का सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और जो भी नर्सिंग केयर हो सकती है वो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। कोई सी भी कंजेनाइटल एनोमलीज हो उनको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो आपको उस समय नहीं दिखी हो बाद में दिख रही हो, और जो भी नर्सिंग केयर आप उसमें दे सकते हो वही चीजें आपको बता रही हैं कि आप क्या केयर दोगे। समझ आ रहा है बच्चे? तो जो केयर दी जा रही है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माल फॉर्मेशन होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे फर्दर इसकी रिपोर्ट भी जानी। तो ये सब जो केयर है वो इमीडिएट केयर में काउंट हो रही है। ठीक है बच्चे? देन असेसमेंट, पहला हम पढ़ रहे थे इमीडिएट केयर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट। और असेसमेंट आप जानते हो मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग है उनका पता लगा सकूं, जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग है उनका पता लगा सकूं और उसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर सकूं और जो भी केयर है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो अब मुझे इसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग का पता लगाना है, और इसके लिए मुझे जरूरी है इसका असेसमेंट करना, और असेसमेंट में मेरा क्या है? एग्जामिनेशन। क्या करने वाला हूं मैं? एग्जामिनेशन, और वो भी कहां जाना है? हेड टू टू। हेड टू फुट क्या होगा इसका? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करते समय मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं। एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हो उस रूम का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। अभी एक बच्चे ने पूछा था लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। यानी 100% मान लो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जो भी एनआईसीयू या लेबर रूम है उसका टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री होना जरूरी है। और आप इसमें बच्चे का हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे तो हीट लॉस होने के चांस कम हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? उसके बाद आपने कहा हेड टू टो, उसके अलावा क्या बात याद में रखनी है? जो रूम है उसकी सारी विंडो क्लोज होनी चाहिए जहां भी आप असेसमेंट कर रहे हो, हवा नहीं आनी चाहिए। सेकंड थिंग, जिस बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो सिर्फ वही बॉडी पार्ट खुला होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी कपड़े से कवर होनी चाहिए। अगर आप हेड को देख रहे हो तो सिर्फ हेड बाहर होना चाहिए, ट्रंक पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। अगर चेस्ट को देख रहे हो तो हाथ पैर कवर होने चाहिए। बॉडी का वही पार्ट एक्सपोज होगा जो आपको असेस करना है, और एक बॉडी पार्ट का कंप्लीट एक बार में ही करना है। समझ आ रहा है? एक बार में असेसमेंट करना है पूरी बॉडी। ऐसा मत करना कि हेड में एक चीज अभी देख ली फिर बाद में देखेंगे, नहीं। अगर आप हेड का ग्रोथ देख रहे हो तो डेवलपमेंट भी साथ में ही देखना। समझ आ रहा है? तो एक बार अगर आप देख रहे हो तो साथ में वो देख सकते हो जो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इन देन कंडीशन आप ये बात समझ लेना कि अगर हेड चेक कर रहे हो तो हेड के मेजरमेंट, आई, नोज, माउथ, ईयर, रिफ्लेक्सेस सब एक बार में चेक करने, फिर वापस हेड के पास दोबारा देखने को नहीं जाना। क्लियर है? ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? इन दैट कंडीशन, नेक्स्ट वन, सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं हम? हेड। आपको सबसे पहले मैं बता चुका हूं हेड का सरकमफ्रेंस लेना है, जो मैंने आपको अब तक लगभग 10 बार बता चुका है ऑनलाइन में भी। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस जो है वो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है क्या, सॉरी 33 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस। अब आप हेड सरकमफ्रेंस में क्या देखोगे? हेड सरकमफ्रेंस देखने के बाद आप हेड को चेक करोगे। हेड में फोंटानेल्स आप चेक करने हैं, सूचर्स चेक करने हैं, और क्रेनियल्स बोन चेक करनी है। आया ना बच्चे? ये सारी चीजें आपको चेक करनी है जब आप हेड को चेक कर रहे हो। तो आपने कहा क्या क्या देखना, और क्रेनियल्स बोन चेक करनी है। आया ना बच्चे? ये सारी चीजें आपको चेक करनी है जब आप हेड को चेक कर रहे हो। तो आपने कहा क्या क्या देखना है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द शेप इज द डायमंड शेप। इसकी शेप कैसी है बच्चे? डायमंड। क्लियर है क्या ये? दैट इज द एंटीरियर फोंटान।
क्लियर बच्चे? कब होता है क्लोज एट 18 मंथ ऑफ एज? क्लोज कब होता है? 18 मंथ ऑफ एज। ये 18 महीने पर बंद होता है। शेप डायमंड शेप होती है, एंटीरियर फोंटानेल होता है। क्लियर बच्चे? इन दैट कंडीशन दैट इज द विच वन? ये पोस्टीरियर फंटानेल, ये जो है पोस्टीरियर फंटानेल, ये होता है ट्राइंगल शेप। कैसा बच्चे? ट्राइंगल शेप का होता है। और जो ट्राइंगल शेप है वो ट्राइंगल शेप कब बंद हो जानी चाहिए? वैसे तो 1.5 मंथ है, बट 1.5 to 2 मंथ, 1.5 से 2 महीने में इसको बंद हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है सर, अगर ऑप्शन में आ जाए जो ट्राइंगल शेप है वो ट्राइंगल शेप कब बंद हो जानी चाहिए? वैसे तो 1.5 मंथ है, बट 1.5 to 2 मंथ, 1.5 से 2 महीने में इसको बंद हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है सर, अगर ऑप्शन में आ जाए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ, फिर मैं क्या टिक करके आऊंगा? फिर आप आंसर टिक करना 2 मंथ। पहले बंद होना गलत है, लेट चल जाएगा। तो वैसे ही मैंने आपको बताया 1.5 से 2 महीने जो होते हैं, 1.5 से 2 महीने जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल। किसके बंद होने के? पोस्टीरियर फोंटानेल के बंद होने के। देखो, इसे ब्रैग्मा कहते हैं और इसे लैम्डा। क्लियर है? क्लियर बच्चे? तो दैट इज द, ये 1.5 महीने पर, ये 1.5 साल पर और ये 1.5 महीने पर। फिर भी अगर आपको टिक करना है, यू कैन टिक 2 मंथ इज राइट आंसर। समझ आ रहा है बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द विच वन? हेड हम चेक कर रहे थे। हेड में हमने सब चेक कर लिया, कौन कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर। कौन सा? एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब दैट कंडीशन आईज। अब आपको क्या चेक करना है? आईज। आईज में ये देखना है कि आंखें सिमेट्रिकल हैं या सिमेट्रिकल नहीं है। आपने कहा सिमेट्रिकल मतलब दोनों आंखों का साइज सेम होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। इस बच्चे का आंखें जो हैं वो असिमेट्रिकल दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही है? असिमेट्रिकल। होनी क्या चाहिए थी? सिमेट्रिकल। तो इसकी एक आंख छोटी दिखाई दे रही है, ये वाली, और ये आंख बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो आंखें हैं ये असिमेट्रिकल होती है। कैसी होती हैं? असिमेट्रिकल होती हैं। और इन दैट कंडीशन असिमेट्रिकल में ये एबनॉर्मल काउंट। आपने कहा और क्या चेक करना है? याद करो, मैंने आपको रेड रिफ्लेक्स बताया था ना। रेड रिफ्लेक्स चेक करते हैं कैटरेक्ट का पता लगाने के लिए। तो वो भी आप एक बार इसकी आईज में चेक कर लेना। ठीक है बच्चे? आंखें चेक करनी है, साइज चेक करना है। स्क्विंट वगैरह एट बर्थ डायग्नोस नहीं करते। आप पैदा होते ही नहीं कह सकते बच्चे को स्क्विंट हो गया। स्क्विंट का पता लगाना है तो आफ्टर 2 मंथ to 3 मंथ, 2 से 3 महीने बाद डायग्नोस करते हैं। इनिशियली बच्चा स्टेबल आंखें नहीं होती हैं तो स्क्विंट जैसा लगता है, पर वो स्क्विंट नहीं होता है। चलिए बच्चे, ये सब जो है वो आपको याद रखना है, हाँ या ना? अब आईलिड जो है, ये देखो, ये जो आईलिड है इसमें एडिमेटस है। ये जो आईलिड है इसमें एडिमा है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एडिमा है। एडिमेटस आईलिड इज नॉर्मल एट बर्थ। जन्म के समय पलकों में सूजन होना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशली उनमें जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, जो नॉर्मल लेबर से पैदा हुए हैं, उन बच्चों की पलकों में फ्लूइड कलेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए उन बच्चों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। क्या? एडिमेटस आईलिड। याद रखा बच्चे? तो एडिमेटस जो आईलिड है उसका आप विशेष ख्याल रखना। क्लियर? तो ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं दैट इज द एडिमेटस आईलिड नॉर्मल होता है। कोई पूछे क्यों होता है? ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ बर्थ कैनाल ऑन द चाइल्ड हेड, स्क्वीजिंग ऑफ वाटर टुवर्ड द आईलिड। जन्म के समय बर्थ कैनाल के प्रेशर पड़ता है हेड के ऊपर,
तो जो पानी है वो स्क्वीज होकर फ्लूइड आईलिड की तरफ चला जाता है कुछ समय के लिए, और ये नॉर्मल होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। नो नीड टू एनी ट्रीटमेंट, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने का आईलिड होना एडिमेटस नॉर्मल होता है बच्चों का, तो हमने आंखों में चेक कर लिया। उसके बाद ईयर चेक करने, क्या चेक करने? ईयर। आप भी जानते हो ईयर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। जो आउटर ईयर होता है दैट इज द पिन्ना, दैट इज द फॉर्म ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर की, लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर की, क्योंकि अगर लो सेट ईयर हो गया, लो सेट ईयर इज द एबनॉर्मल फाइंडिंग। लो सेट ईयर जो है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग होता है। यानी ये इसका मतलब है या तो फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम से बच्चा हुआ है, डाउन सिंड्रोम से भी हो सकता है, और भी बहुत सारी कंडीशन है जहां लो सेट ईयर पाया जाता है। तो आपको ईयर चेक करते समय ईयर की लोकेशन को जरूर याद रखना कि कहां होता है। आपने कहा किधर की तरफ पाया जाता है, एक बार देखो, जो आउटर कैंथस है उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, उस इमेजिनरी लाइन के लेवल पर होना चाहिए। अगर उससे नीचे है, उससे नीचे है, तो उसका मतलब ये है कि कंडीशन है लो सेट ईयर। आउटर कैंथस की इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ, आउटर कैंथस की इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ अगर कोई भी कान प्रेजेंट है नीचे की तरफ, उसे कहते हैं लो सेट ईयर। क्या कहते हैं उसको? लो सेट ईयर। कैसा होता है? देखो, दैट इज द आई एंड दैट इज द आउटर कैंथस। इससे एक इमेजिनरी लाइन खींची, ये जो लाइन मैंने खींची है इस लेवल पर अगर कान है तो दैट इज द नॉर्मल। डायग्राम दिखाई दिया? ये है कौन सा? नॉर्मल ईयर। अगर थोड़ा सा नीचे है तो दैट इज द स्यूडो लो सेट ईयर। उतना नहीं कहेंगे पर दैट इज वेरी लो, काफी गैप है, दैट इज द ट्रू लो सेट, वास्तविक लो सेट ईयर है। तो इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन तो लो सेट ईयर जो है वो लो सेट ईयर जो है वो क्या है? दैट इज द कंडीशन फॉर द डाउन सिंड्रोम और फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम। तो ये जो इमेजिन लाइन मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है ये आप जरूर समझ लेना। आया ना बच्चे? स्क्विंट और स्ट्रेस मींस में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में इन जो आई बॉल है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा जूम करना। सो इन दैट कंडीशन ये जो है कि आप जो देख रहे हो ये असेसमेंट जो है वो ईयर का बता रहे हैं हम कि कान कहाँ लोकेट होना चाहिए। जो कान कहाँ लोकेट होना चाहिए वो जो आप देख रहे हो दैट इज द विच वन? दैट इज द लो सेट ईयर। अभी हमने जो लाइन खींची है दैट इज द जो नॉर्मल लेवल है उस पर, और इसमें तो नॉर्मल ही मान लेंगे पर दैट इज वेरी लो, ये काफी नीचे की तरफ है, तो ये क्या चला गया? ये हो गया लो सेट ईयर। क्लियर बच्चे? गुड। चलो, और लो सेट ईयर लाइफ लॉन्ग रहेगा बच्चे। MS धोनी, ऐसा तो है नहीं कि आज कान नीचे है कल कान कहीं और चला जाए, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। रेड रिफ्लेक्स कैटरेक्ट में बताना प्रियंका चौहान, इससे पहले 10 बार हो चुका है। आप जब आपका मन आता है तब आप क्लास में आ जाते हो, जब मन होता है तब आप वो क्लास नहीं लेते हो। रेड रिफ्लेक्स मैंने 5 से 6 बार बताया है ऑनलाइन क्लास में। अब 7वीं बार मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जो नहीं आते उनका खुद तक होना चाहिए। क्लियर बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा और कोई यूज है ईयर का? बिल्कुल। जो आउटर ईयर है अगर वो बहुत सॉफ्ट है, अगर वो आउटर ईयर जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इसका मतलब है बच्चा प्री टर्म। क्या बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या? प्री टर्म। अगर ये आउटर ईयर जो है, जो पिन्ना दिखाई दे रहा है, ये काफी सॉफ्ट है, इसका मतलब बच्चा प्री टर्म है। क्योंकि अगर टर्म होता तो कार्टिलेज थोड़ी हार्ड होती, और जो आउटर ईयर है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। चलिए बच्चे, नेक्स्ट कंडीशन इज नोज। देखो ध्यान से पढ़ना, सवाल नाक का है तो आपने कहा नोज में क्या क्या चीजें आपको देखनी है। नोज में सबसे पहले, नोज वैसी तो नहीं होती जैसे कि हम आप और हमारी होती। बच्चे की नोज शॉर्ट होती है, बिल्कुल छोटी,
फ्लैट होती है चपटी। क्लियर है बच्चे? और स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ नोज ब्रीदर होता है, बच्चा सिर्फ नाक से ही सांस ले सकता है, उसे मुंह से सांस लेना स्टार्टिंग में नहीं आता। क्लियर बच्चे? तो आपको शॉर्ट मिलेगी, फ्लैट मिलेगी, और बच्चा नाक से ही सांस ले रहा होगा। ये जो नाक है वो कुछ इस प्रकार की होती है, बहुत छोटी और शॉर्ट, और बीच में से एकदम फ्लैट होती है। अगर नाक ऐसी नहीं होती तो फिर नाक में चेंज होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है नेजल बोन का, जैसे कि कंजेनाइटल सिफिलिस, जैसे कि फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। इन सब चीजों में नाक जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती है 1 पॉइंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये जो नोज ब्रीदर, इसलिए अगर आपको सक्शन करना पड़े, मैं बता रहा हूं, आपको अगर सक्शन करना है, फर्स्ट अगर आपको सक्शन करना है तो आप फर्स्ट सक्शन करना ओरल। नाक से पहले मुंह का सक्शन होना जरूरी है। ये जोधपुर में एम्स में भी आ चुका है, हर साल एग्जाम में आता है, फिर भी तुम्हें एग्जाम में मिल जाएगा। इसलिए याद रखना कि क्या बोल रहा हूं, कि बच्चे का सबसे पहले ओरल सक्शन किया जाता है, उसके बाद नोज का सक्शन करते हैं, क्योंकि चांस ऑफ एस्पिरेशन मिनिमाइज हो जाते हैं ओरल सक्शन पहले करने से। समझ में आया बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, नेक्स्ट है माउथ। अब हम क्या चेक कर रहे हैं बच्चे का माउथ। माउथ में आपको लिप्स और माउथ में सबसे पहले क्लेफ्ट लिप और पैलेट देखना ही है। फिर मैंने अभी बताया था आपको, सक्शन के बारे में बताया था, सक्शन करना है माउथ का। ठीक है बच्चे? अब मुझे बच्चे के गम्स देखने हैं। ठीक है? जो बच्चे के गम, गम मतलब वो वाले गम नहीं, गम्स बता रहा हूँ, मसूड़े। ठीक है? कई बार क्या होता है, बच्चे के मुंह में नेटल टूथ आते हैं। कई बार बच्चे के मुंह में जन्म से ही दांत आ जाता है, जो नॉर्मल है, वैसे तो नहीं आता, पर कई बच्चों में आ भी जाता है। अगर कोई भी दांत बच्चे के मुंह में जन्म के टाइम से प्रेजेंट है, तो ऐसे दांत को नेटल टूथ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नेटल टूथ। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये जो नेटल टूथ है, ये जो नेटल टूथ है, वो नेटल टूथ आप याद रखना नॉर्मल ही कंसीडर होता है। ये एक्चुअल में ये टेम्पररी टूथ है, जो समय से पहले आ गया है। इट्स नॉट द परमानेंट टूथ, इट्स द प्राइमरी टीथ विच इरप्ट अर्ली, जो जल्दी आ गया है। अब बात यह है कि सर, अगर किसी बच्चे में नेटल टूथ प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे में नेटल टूथ प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? तो आप इस बात को समझना, देखना, उसका एक्सरे लेके। क्या लेंगे? उसका एक्सरे। अगर रूट प्रेजेंट है, अगर रूट प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर रूट एब्सेंट है तो इसका एक्सट्रैक्शन करना जरूरी है। इसको दूध पिलाने से पहले निकाल। केशव धाकड़ बेटा, एल बी और पॉन्ड एक ही होता है। ठीक है? सेम है। ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा कि अगर दांत का एक्सरे लिया है नेटल टूथ का और वो रूट प्रेजेंट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नर्सिंग केयर में नहीं करना। पर अगर रूट एब्सेंट है तो आपको दूध पिलाने से पहले दांत निकाल देना, क्योंकि लूज है, कभी भी टूट सकता है, और बच्चा इसको अंदर ले जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नेटल टूथ को जरूर चेक कर। ये मैं बता रहा हूँ असेसमेंट, और मैं पढ़ा रहा हूँ हेड टू। आई होप सो इतना समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर बच्चे? गुड। इसके बाद क्या देखना है? नेक। नेक जो है बच्चे की शॉर्ट होती है, बहुत छोटी, हमारी तरह नेक लंबी नहीं होती, बट इस पर थिक फोल्ड पाए जाते हैं। थिक फोल्ड ऑफ स्किन। इसके बच्चे के थोड़ा स्किन के फोल्ड ज्यादा पाए जाते हैं गर्दन पर। गर्दन कैसी होती है? गर्दन सेम ऐसी है, देखो ये फोल्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये फोल्ड है। और गर्दन छोटी है, शॉर्ट होती है, थिक होती है, और यूजुअली सराउंडेड बाय स्किन फोल्ड, और ज्यादातर स्किन फोल्ड से क्या होती है? सराउंडेड। याद रहेगा बच्चे?
बर्थ के कितनी देर के बाद एक्सरे कभी भी एक्सरे ले लो आपको, ठीक है बेटा, जब आपकी इच्छा हो। चलिए बच्चे, सो इन दैट कंडीशन आपने कहा शॉर्ट है, थिक है, यूजुअली सराउंडेड बाय स्किन, और यूजुअली स्किन से सराउंडेड होती है। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा और क्या चेक करना है सर, इसका रेंज ऑफ मोशन, गर्दन को हिला डुला कर जरूर चेक कर लेना कि प्रॉपर मूवमेंट है या नहीं है। और एक बार क्लेविकल फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन न्यूबॉर्न। पैदा हुए बच्चे में सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा माना जाता है? आंसर है क्लेविकल फ्रैक्चर। तो इसलिए एक बार इसकी क्लेविकल बोन को जरूर चेक कर लेना। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। तो आप इसकी क्या चेक करना, रेंज ऑफ मोशन चेक करना, और इस बच्चे का मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर, उसको भी चेक कर लेना। बरकत अली, टीथ वाला वापस बताओ बेटा, अभी तो बताया था अगर दांत जन्म के समय से प्रेजेंट होता है तो उसको नेटल टूथ कहते हैं। उसको, जिसके नेटल टूथ है उसको एक बार एक्सरे जरूर करा लेना, और एक्सरे कराने से पता चल जाएगा रूट प्रेजेंट है या नहीं है। रूट प्रेजेंट है तो कुछ मत करो, रूट नहीं है तो दांत को दूध पिलाने से पहले निकाल दो जितना जल्दी हो सके। रविंद्र यादव, टॉर्टिकोलिस क्या होता है? गर्दन की एक तरफ की स्टेर्नोक्लीडोड मसल्स का शॉर्ट होना टॉर्टिकोलिस कहलाता है। गर्दन ऐसे वन साइड में हो जाती है, ठीक है बच्चे। चलिए, नरेश कैर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सरे इन न्यूनेट, किसने बताया बेटा? ओके, सो इन दैट कंडीशन आपने कहा ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? गर्दन के लिए। चेस्ट आप चेक करना है, वापस से चेस्ट में आपको सरकमफ्रेंस चेक करना है। मैं आपको बता चुका हूँ चेस्ट सरकमफ्रेंस आप जब इंची टेप चेस्ट पर लगाते हो तो निपल शुड बी कवर। बच्चे के जो निपल हैं वो चेस्ट से, जो चेस्ट में जो निपल हैं वो इंची टेप से पूरी तरह कवर होनी चाहिए। और सर बता दीजिए, बच्चा माउथ, क्या बताऊं बेटा हर्षू, क्वेश्चन क्या है? बच्चा माउथ, स्टार्टर रिएक्शन रवि, स्टार्टर रिएक्शन ड्यू टू साउंड, साउंड की वजह से बच्चा जो चौंकता है उसे स्टार्टर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चे, ओके नेक्स्ट। आपने कहा कैसा दिखाई, मैंने कहा था आपसे कि जो इंची टेप है वो इंची टेप निपल के ऊपर से गुजरना चाहिए। यहाँ जो है वो बच्चे के निपल होते थे, पर इंची टेप ने कवर कर लिया तो वो दिखाई नहीं दे रहे। तो जो इंची टेप है वो निपल के बिल्कुल ऊपर से आना चाहिए। दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन टू चेक द चेस्ट सरकमफ्रेंस। क्लियर बच्चे? तो चेस्ट सरकमफ्रेंस चेक करना है। आपने कहा कि चेस्ट सरकमफ्रेंस में और क्या चीजें मिलेंगी? चेस्ट सरकमफ्रेंस नॉर्मल है एबनॉर्मल है वही चेक करना है, क्योंकि चेस्ट सरकमफ्रेंस से एक बार दोबारा देखो जो निपल का साइज है, निपल साइज से ये पता चल जाएगा बच्चा प्री टर्म है या टर्म है। जो निपल का साइज, जो निपल बर्ड का साइज होता है, इफ लेस देन 5 mm तो बच्चा प्री टर्म है, और मोर देन 5 mm तो बच्चा टर्म। जो निपल के बर्ड का साइज है उस बच्चे में आपको क्या देखना है कि जब 5 mm से कम आ रहा है साइज तो बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ है, और अगर वो नहीं दिखाई दे रहा 5 से ज़्यादा है तो बच्चा टर्म पैदा हुआ है। इसमें जो एरियोला होता है, एरियोला जो होता है वो फ्लैट होता है, और इसमें जो होता है वो रेज होता है। तो दो चीज़ अंतर आपको समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। टर्म और प्री टर्म का पता चल जाता है ब्रेस्ट या निपल को देखकर। अगर एरियोला बच्चे का फ्लैट आ रहा है तो बच्चा प्री टर्म है, और उभरा हुआ एरियोला है तो बच्चा टर्म है। निपल के बड की साइज जो है वो अगर 5 mm से कम आ रही है तो बच्चा टर्म है, और 5 mm से ज़्यादा आ रही है तो बच्चा टर्म है, 5 से कम है तो प्री टर्म। बात समझ में आ रही है बच्चे? गुड। तो इन दैट चेस्ट साइज जो है बच्ची 30 से 32 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 30 से 32 सेंटीमीटर होता है क्या? चेस्ट का साइज।
क्लियर? तो अभी रुक जाओ, ब्रेक हम आपको देंगे आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ब्रेक दूंगा, तो 15 मिनट आप और कंसंट्रेट करके पढ़ो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ हर पॉइंट, ठीक है? तो ब्रेक शुड बी गिवन आफ्टर 15 मिनट। गुड। तो आपने कहा चेस्ट हमने चेक कर लिया, ओके सर। अब चेस्ट के बाद इस आप और कंसंट्रेट करके पढ़ो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ हर पॉइंट, ठीक है? तो ब्रेक शुड बी गिवन आफ्टर 15 मिनट। गुड। बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन होता है। स्किन में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, वो आप एक बार देख लीजिए। स्किन जो है, स्किन में देखो सबसे पहले बच्चे की स्किन जो है उसमें थोड़े बहुत रिंकल आ सकते हैं, कोई बात नहीं, टर्म बच्चे की बॉडी में थोड़े बहुत रिंकल आते हैं, ठीक है, स्किन। इसके बाद जो है एक वर्ड आता है लेनुगो। आप सब ने सुना होगा, जो नहीं सुना वो सुन लो। लेनुगो है फाइन ब्रिटल हेयर, पतले कमजोर रोए, उन्हें कहते हैं लेनुगो। ये जो लेनुगो होते हैं ये 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होते हैं बनना, ठीक है बच्चे? और उसके बाद ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? कौन? लेनुगो। तो एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, इसको जरा ध्यान सुनना। मैक्सिमम जो लेनुगो होते हैं वो प्री टर्म में होते हैं, और जो मिनिमम लेनुगो होते हैं वो पोस्ट टर्म में होते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो टर्म में होते हैं। ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। इसको 5 स्टार बना लेना, एग्जाम में काम आएगा। सबसे ज़्यादा लेनुगो किस बच्चे में होते हैं? सबसे ज़्यादा लेनुगो किस बच्चे में होते हैं? वो बच्चा जो प्री टर्म पैदा होता है। और सबसे कम किस बच्चे में होते हैं? वो बच्चा जो पोस्ट पैदा होता है। और एवरेज ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होते हैं, वो कौन से बच्चे में? वो टर्म बच्चे में होते हैं। तो लेनुगो को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये बच्चा टर्म है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म। ये बच्चे, आपने कहा कि चलो ठीक है सर, ये लेनुगो जो है ये आपने ऐसे बता दिया, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? होल बॉडी। ये होल बॉडी को कवर करते हैं, और लेनुगो एक्सेप्ट, सिवाय कहाँ कहाँ? पाम एंड सोल। हाथ के पंजे और पैर के पंजों को छोड़कर ये पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं, स्पेशली ज़्यादातर शोल्डर पर पाए जाते हैं। क्या क्लियर बच्चे? सो दैट इज द कंडीशन इज नॉन एज लेनुगो मीन्स, लेनुगो मीन्स राम सैनी, लेनुगो मीन्स लेनुगो, और लेनुगो मीन्स जैसे राम सैनी मीन्स कोई मीन्स नहीं है उसका, वैसे ही लेनुगो मीन्स लेनुगो। हाँ, बाल बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। ये बच्चे, आपने कहा बाल देखने को, देखो ऐसा, ये जो बाल है ये आपके बाल रोए हैं, तो आप इनको देखना चाहो मोबाइल में तो वो तो आपको दिख नहीं सकता, ठीक है बच्चे? फिर कुछ बातें बता देता हूँ, सुनिएगा। ये जो लेनुगो हैं ये 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज से बनना स्टार्ट होते हैं, एंटायर बॉडी पर पाए जाते हैं एक्सेप्ट पाम एंड सोल। सिवाय कहाँ नहीं पाए जाते? पाँव और सोल पर नहीं पाए जाते। फाइन डाउनी हेयर, बहुत पतले बाल होते हैं, कवर द शोल्डर, बैक एंड अपर। शोल्डर्स को कवर करते हैं, बैक को कवर करते हैं, और अपर आर्म को कवर करते हैं। ये कहलाते हैं लेनुगो। क्या कहलाते हैं बच्चे? लेनुगो। याद रहेगा। तो ये लेनुगो के बारे में बात हो गई है। मैं ये चैट इसलिए बंद नहीं करता बच्चे, इसमें MCQ है, अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो मैं चैटिंग बंद करा दूँगा, कोई इशू नहीं है। सेक 89। इन दैट कंडीशन, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे की नाक के चारों तरफ वाइट येलो, वाइट येलो, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोई इनका नाम बताएगा? वेरी गुड, नाम बताओ इसका क्या है? एनीवन? एनीवन बताओ, इस बच्चे की नाक के चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? व्हाट इज दैट? वेरी गुड, वेरी गुड। सालू, दीपक, शिवानी, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट।
चलो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, दैट इज गुड। इसका नाम सबने सही बताया, वेरी नाइस। इसका नाम है बच्चे, इसका नाम है मीलिया, वेरी गुड। क्या नाम है? मीलिया। ये जो नाक के चारों तरफ पाए जा रहे हैं व्हाइट येलो कलर के डॉट डॉट, ये मीलिया होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इंटरवेंशन, कोई भी जरूरत नहीं है इलाज की, अपने आप चले जाएंगे। मीलिया, रिटेंशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। कोई पूछे क्यों बना है, आप क्या आंसर लिखोगे? रिटेंशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड के रिटेंशन से बनते हैं मीलिया, ठीक है बच्चे। और इसके लिए अलग से कोई भी जरूरत नहीं है क्या करने की, कोई भी मैनेजमेंट देने की। इट्स क्वाइट नॉर्मल, मैं बता चुका हूं ये क्या होते हैं, नॉर्मल। ये बच्चों, दैट इज द कंडीशन ऑफ विच वन इज मीलिया। हम पढ़ रहे हैं अभी इसको, हम क्या पढ़ रहे हैं इसको। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किन एक्ट्रोसाइनोसिस। याद है मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये बच्चा है, ये इसका ट्रंक है और ये है इसके हाथ पैर। तो कलर कोड गलत बना दिया, दूसरे कलर से बना दिया। अब देखते हैं कलर कोड है। ये है बच्चा, ये है इसका ट्रंक और ये है इसके हाथ पैर। क्लियर है? तो अब इस बच्चे का क्या देख रहे हैं कि इस बच्चे को जो हाथ और पैर हैं, दैट इज द ब्लू। ये क्या हो गए बच्चे के, ब्लू। तो ये जो ब्लू है ये पेरिफेरल साइनोसिस कहलाता है। पेरिफेरल और पैर हैं, दैट इज द ब्लू। आवर्स आफ्टर बर्थ, up to few hours after birth, it's normal। ये नॉर्मल कंसीडर होता है। ये बच्चे से इन दैट कंडीशन आपने कहा कि ये जो है ये बच्चा ऐसा ही है, ठीक है, अपने को बच्चे से मतलब नहीं, हाथ पैरों से मतलब। तो ये ड्राइंग खराब है किसी का। तो इन दैट कंडीशन पेरिफेरल साइनोसिस को एक्ट्रोसाइनस कहते हैं, जो नॉर्मल होता है फ्यू आवर्स ऑफ डेथ। और इसका मतलब है कि ये नॉर्मल, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है बच्चे। देन कंडीशन इज स्किन टर्गर। बताया था मैंने कल भी आपको बताया, स्किन टर्गर हम चेक करते हैं किसका पता लगाने के लिए, डिहाइड्रेशन का पता लगाने। और आपसे पूछा गया स्किन टर्गर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल जो स्किन है विदिन 2 सेकंड वापस आ जानी चाहिए, रिटर्न 2 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल है। और अगर 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है, मोर देन 2 सेकंड, इसका मतलब डिले है। और डिले है मतलब इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये स्किन टर्गर है, आप ध्यान से सुनना। छोटे बच्चों में कहाँ चेक करते हैं आंसर, मतलब इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है, मोर देन 2 सेकंड, इसका मतलब डिले है। और डिले है मतलब इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये स्किन टर्गर है, आप ध्यान से सुनना। छोटे बच्चों में कहाँ चेक करते हैं आंसर, एब्डोमेन।
स्किन टर्गर को कहाँ चेक किया जाता है? एब्डोमेन पे चेक किया जाता है। क्लियर बच्चे? सो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस फॉर द विच वन स्किन टर्गर। आपने का बर्थ मार्क जो है वो क्या होते हैं? बर्थ मार्क इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। कुछ बच्चों में जन्म के समय स्किन पर कुछ मार्क्स पाए जाते हैं जिन्हें बर्थ मार्क्स कहते हैं। कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। इस प्रकार के बर्थ मार्क्स को स्किन पर देखा गया है और ये बर्थ मार्क्स एबनॉर्मल ही माने जाते हैं, इन्हें नॉर्मल फाइंडिंग नहीं कहते। आपने कहा सर कितने बर्थ मार्क होते हैं? बहुत सारे होते हैं जिनमें मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला है एंजल किसिस। समझ रहे हो? ये वो वाला किसिस नहीं है जो आप दे रहे हो, दैट इज एंजल किसिस, या इसे कहते हैं स्ट्रोक बाइट। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या कहते हैं? स्ट्रोक बाइट्स। देन आफ्टर आपने कहा दूसरा सेकंड वाला जो है वो है, बच्चे हम क्या चेक करते हैं? सेकंड वाला जो नाम है वो है पोर्ट वाइन स्टेन। क्या बच्चे? पोर्ट वाइन स्ट्रेन। इसे कहते हैं कैपिलरी एंजियोमा। क्या कहते हैं बच्चे? कैपिलरी एंजियोमा। देन थर्ड वाला है एंजियोमा। क्या कहते हैं बच्चे? पोर्ट वाइन स्टेन। क्या बच्चे? पोर्ट वाइन स्ट्रेन। इसे कहते हैं कैपिलरी एंजियोमा। क्या कहते हैं बच्चे? कैपिलरी एंजियोमा। देन थर्ड वाला है स्ट्रॉबेरी मार्क्स, और इसे कहते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा। और फोर्थ है मंगोलियन स्पॉट। तो इन चारों में एक बात समझना, सिर्फ दिस वन इज परमानेंट। सिर्फ एक यही परमानेंट है, बाकी सारे कैसे होते हैं? टेम्परेरी। हाँ बिल्कुल, नेवस वस्कुलरिस, नेवस फ्लेमियस, बात वही है। तो मैंने आपको मिनिमम वाले बता दिए जो तो आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा एंजल किसिस है, स्ट्रोक बाइट है, या फिर पोर्ट वाइन स्टेन है, स्ट्रॉबेरी मार्क्स है और मंगोलियन स्पॉट है, ये सारे जो हैं बर्थ मार्क्स में काउंट होते हैं और इनको एबनॉर्मल फाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल फाइंडिंग। ये बच्चे, तो इसके बाद जो चीज़ें हैं एब्डोमेन हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद मुझे एमसीक्यू कराने हैं, असेसमेंट पूरा करवाना है और रूटीन क्लियर भी आपको बतानी है। तो ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, आप चाय पी लीजिए, उसके बाद वापस मिलते हैं। हैव ए गुड डे।